नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद भाग 2। दोस्तों, इसके पहले हमने अनुच्छेद की एक वीडियो अपलोड की है जो भाग 1 है। यदि आप वह वीडियो न देखे हों तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी परीक्षा में हमेशा अनुच्छेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने उसके 2 पार्टों में अनुच्छेदों की वीडियो बनाई है जो भाग 1 पहले प्रोवाइड की जा चुकी है, जबकि यह भाग 2 आपके लिए आज लाई गई है। दोस्तों, जो अनुच्छेद रह गए थे उन्हीं अनुच्छेदों को लेकर मैं आया हूं जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो केंद्र में जिस तरह राष्ट्रपति का पद होता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको हम समझते हैं कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं जो राज्यपाल से संबंधित, जो हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने उसमें पढ़ा था पहले कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वह अनुच्छेद 52 के तहत होगा, यानी अनुच्छेद 52 के तहत एक हमारा राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे 52 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा लिखा है। क्या लिखा है? परिभाषा लिखा है। लेकिन यहाँ पे एक भी इंक्लूड किया है, यानी 152 में आप राज्यपाल के लिए परिभाषा जानेंगे। 152 में राज्यपाल के लिए परिभाषा हो गई। लेकिन यदि यही 52 रहता तो तुरंत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। तो वहाँ पे 52 है तो 152 यहाँ पे है राज्यपाल के लिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। उसमें हुआ क्या है कि उसमें एक जोड़कर और उसका एक सैकड़ा वाले जो अंक है उसमें एक बढ़ा दिया गया है। यानी यदि हम यहाँ पे देखें, यदि 52 है, 52 राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा। अब +1 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और जो एक जोड़े यदि यहाँ पे लगा देंगे तो 153 हो जाएगा। यानी 153 होगा तो वह राज्यों के लिए राज्यपाल के पद का वर्णन करेगा। क्या करेगा? राज्यपाल के लिए पद का वर्णन करेगा, जिस तरह वहाँ पे राष्ट्रपति का पद था। तो दोस्तों, उसके बाद भी आप ये देख रहे हैं कि जो भी यह अनुच्छेद दिए गए हैं एकदम सीरियल वाइज है। क्या है? यहाँ तक एकदम सीरियल है। तो ये 4 अनुच्छेद तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। मान 152, 153, 154, 155 एकदम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 152 में परिभाषा, 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का पद, और 154 में उसके शक्ति और कार्य, और 155 में निर्वाचन। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक आपको बताया गया वह भी आपके लिए आसान ही होता है। और इसका एक अनुच्छेद होता है जो 162 होता है। क्या होता है? 162। 162 के अनुसार राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान है, जबकि आपको 72 के अनुसार राष्ट्रपति को है। तो वहाँ पे भी क्षमादान है तो यहाँ पे भी क्षमादान है। इसमें भी आप क्या करेंगे? 162 को याद रखेंगे। 162 में क्या होता है कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। तो दोस्तों, पूरा उम्मीद होगा कि यह आपको 5 अनुच्छेद याद हो गए होंगे। अगला टॉपिक ये है मंत्रिपरिषद। क्या? मंत्रिपरिषद। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक, उससे कंप्रोमाइज़ करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो उसको हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। जैसे कि वहाँ पे मंत्रिपरिषद के लिए 74 था, जबकि मुख्यमंत्री के लिए 75 था, और यहाँ पे 76 था। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ है, यदि आप इसमें से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और जो घटाए हैं उसके आगे 1 लगा दीजिए आप, तो 163 में आपका मंत्रिपरिषद। यदि इसमें से 11 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 64। 1 लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 164। सेम उसी तरह इसको भी कर देंगे तो आपका आ जाएगा 165। यानी मुख्यमंत्री जिस तरह होता है उस तरह प्रधानमंत्री, और महाधिवक्ता जिस तरह होता है उस तरह महान्यायवादी। तो उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ेंगे तो यह भी हमको आसानी से 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और 165 में महाधिवक्ता। तो 162, 164, 165। मुझे पूरा उम्मीद हो कि अभी आपको तीनों याद हो गया होगा।
अगला देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है, राज्य विधानमंडल। जिस तरह केंद्र में संसद हमारी होती है, संसद के जिस तरह 3 अंग होते हैं, उसी तरह राज्यों में भी हमारा राज्य विधानमंडल होता है। क्या होता है? राज्य विधानमंडल। इसका निर्माण होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से। इन तीनों से मिलकर हमारा राज्य विधानमंडल बनता है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद हो। आपको हम बता दें कि मात्र 6 राज्यों में इसमें विधान परिषद है। तो राज्य विधानमंडल जो होता है, उसमें राज्य विधानमंडल का वर्णन 168 में किया गया है। किसमें किया गया है? 168। 169 में विधानसभा की संरचना और 170 में विधानसभा की संरचना और 171 में विधान परिषद की संरचना की गई है। दोस्तों, आप ये भी आपका जो है कि एकदम सीरियल वाइज है, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था जैसे कि जिस तरह का हमारे यहाँ लोकसभा होता है केंद्र में, उस तरह राज्यों में विधानसभा होती है। जिस तरह राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ पे विधान परिषद होती है। लेकिन वहाँ पे हमने 79, 80, 81 पढ़ा था अनुच्छेद। 79 पढ़ा था संसद के लिए, 80 पढ़ा था राज्यसभा के लिए और 81 पढ़ा था लोकसभा। यहाँ पे जो क्रम था, राज्यसभा का पहले आया था, जबकि यहाँ पे विधानसभा का क्रम पहले है। यानी यहाँ पे पहले विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद। और विधान परिषद कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में हो। तो 68, 168, 170, 171 यह भी सीरियल से ही है। यदि इसमें हम 169 जोड़ दें तो 168, 169, 170, 171। 169 क्या है? यह राज्यों में विधान परिषद के उस उत्सर्जन के लिए या उसको समाप्ति के लिए यह प्रावधान किया गया है वो 169 में। तो 168, 169, 170, 171 4 यह भी आपका सीरियल वाइज है। आप चाहें तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो यह हमारा है, लेकिन हम इसको कंप्रोमाइज़ करके याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमको याद हो जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। जिस तरह केंद्र में हमारे लिए क्या है, उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह राज्यों में हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है। तो अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? 214 के अनुसार राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 214 में किया गया है। जबकि 16 जो है, अनुच्छेद 216, वह उसके गठन का प्रावधान करता है। यानी राज्यों में जो हाई कोर्ट होगा उसका गठन किस तरह होगा, उसका प्रावधान 216 में किया गया है। और 231 के अनुसार कि 1 से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनका हाई कोर्ट नहीं है, 2 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया गया है। उसका जो वर्णन है 231 में किया गया है। अब तक मात्र 25 क्या है, हाई कोर्ट हैं। अभी आपका लास्ट में बना है आंध्र प्रदेश में अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती में हाई कोर्ट बना है, तो 25वां आपका हाई कोर्ट हो गया था। तो 231 आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है। दोस्तों, जिस तरह आपका सुप्रीम कोर्ट, उस तरह हाई कोर्ट कंप्रोमाइज़ करके याद कर लेंगे। 214, 216, 231 ये आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा आता है जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न बनता रहता है कि राज्य और केंद्र से संबंधित, राज्य और केंद्र में जो संबंध है उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 3 सूचियाँ होती है। एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर 249 के तहत केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। यह हमेशा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, तो वो होता है 249। यह आपको, यह मोस्ट आर्टिकल है, इसको याद कर रखिएगा। उसके बाद होता है 262 नदी जल विवाद। जैसा कि कोई भी ऐसा होता है जल के लिए राज्यों में विवाद होता है, उसका निपटारा करने के लिए अनुच्छेद 262 बनाया गया है। और 262 के तहत नदी जल विवादों का निपटारा किया जाता है।
तो आपका हो गया 262, यानी 249 इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्रम में चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद होता है 263, इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। किसको? 262 नदी जल विभाग। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद, क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद के जो होता है इसका 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। इसमें यह होता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री, आप देखते होंगे कि एक मीटिंग होती है जिसमें उसका जो मुखिया होता है, उस मीटिंग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री उसमें भाग लेते हैं। तो वो लोग अंतर्राज्यीय परिषद के तहत सभी लोग भाग लेते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका यह है कि यदि कोई विवाद होता है, तो मान लीजिए कोई मीटिंग होती ही है, कोई पंचायत होती है, तो सभी लोग आते हैं और मिलकर पंचायत करते हैं। तो 62 से आपका नदी जल विवाद हो गया। उसके बाद 63 से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अगला हमारा है अनुच्छेद है 266। 266 जो होता है वह संचित निधि है। क्या है? संचित निधि। केंद्र को राजस्व की जो व्यवस्था की जाती है, संचित 266 आपका है संचित निधि। क्या है? संचित निधि। संचित निधि वह निधि होती है कि जो सभी राज्यों से जो सीमा शुल्क मिलता है, उत्पादन शुल्क मिलता है, आयकर मिलता है, ये जो सरकार के दिए गए जो ऋण होते हैं और उससे जो वसूली होता है, वही सब हमारा संचित निधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संचित निधि कहलाता है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। तो 266 से हमारा संचित निधि हो जाएगा। उसके बाद 267 से हमारा आकस्मिक निधि हो जाएगा। यानी 66 और 67 याद रखेंगे। 66 से संचित निधि और 67 से आकस्मिक निधि। तो आपका ये दो याद हो जाएगा, 266, 267। उसके बाद अगला अनुच्छेद हमारा मोस्ट अनुच्छेद होता है वित्त आयोग। इसमें करों का विभाजन किया जाता है वित्त आयोग में। इसमें होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वित्त आयोग का गठन करता है। क्या करता है? वित्त आयोग का गठन। वो भी कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। तो मान लीजिए इस समय कौन सा हमारा वित्त आयोग चल रहा है? इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो अभी विग्राम सभा में सुने होंगे 15वां वित्त आयोग का पैसा आया है तो उसको, तो उसी तरह हमारा एक वित्त आयोग होता है 280 के तहत। रह गई बात, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में 3 तरह की सेवा होती है, IAS, IPS और IFS। यह 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं जिसका निर्धारण राज्यसभा द्वारा किया जाता है। तो 3 अखिल भारतीय सेवाओं में 312 से आप अखिल भारतीय सेवा याद कर रखेंगे और 315 से संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका गठन 315 के अंतर्गत किया गया है। तो 312 और 315 अखिल भारतीय सेवाओं में आपको बता दें कि आपको हमेशा यह IFS याद रखना है। क्या रखना है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा, न कि आपका इंडियन फॉरेन सर्विस। या आपको यह फंसाता है परीक्षा में कि IFS न कह के IFS का 2 मीनिंग हो जाएगा आपका। IFS मतलब हो जाता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो फॉरेस्ट वाला हमारा अखिल भारतीय सेवा में आता है, न कि फॉरेन वाला। तो हमारा 312 हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद 315 मान 312 315 संघ लोक सेवा आयोग। अगला है हमारा निर्वाचन आयोग। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे थे कि हमारे देश में जो भी चुनाव होता है उसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? निर्वाचन। और निर्वाचन आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसमें क्या किया गया है? 324। तो 324 को हम याद रखेंगे, 324 निर्वाचन आयोग। उसके बाद एक होता है SC ST के लिए आरक्षण दिया जाता है निर्वाचन में, माने चुनाव में। तो उसमें आपका 330 जो होता है लोकसभा में, सेवा लिख दिया गया है, यहाँ पे सभा होगा। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण। लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती हैं जिसमें कुछ SC और ST के लिए सुरक्षित होती हैं, तो उसका जो है 330 अनुच्छेद 330 के तहत वह आरक्षित की जाती हैं SC ST के लिए। और वहीं पे आप देखेंगे 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे पहले, लेकिन अब इसके कोटे को बढ़ाया नहीं गया है 2020 में, 25 जनवरी 2020 को इसको बढ़ाया नहीं गया।
तो यह बढ़ेगा नहीं। तो उसमें 231 आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए था। उसके बाद जिस तरह लोकसभा में है उसी तरह विधानसभा में भी 332 के तहत SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपको एकदम आसानी से याद होगा क्योंकि एकदम सीरियल वाइज है। क्या 330, 332 और बीच में गैप कर दिया जाए एंग्लो इंडियन वाला तो 330, 331, 332, 333 ये चार तो आपको एकदम याद ही होंगे। 330 क्या है? SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षण। 331 था आपके लिए एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए और 332 विधानसभा में SC/ST और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन। और जो 335 होता है जो हमको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है SC/ST के लिए वह है 335। क्या 335 के तहत सरकारी नौकरियों में सेवाओं में पदों के लिए आरक्षण होता है। तो 335 हमको याद हो गया तो आपको फिर हमें याद करा दें 330, 332। 330 क्या है? लोकसभा में सीटों के लिए SC/ST का आरक्षण, विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण और 335 आपका हो गया पदों के लिए मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण। उसके बाद क्या है आपका 338 अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग होता है 338 और 339 हो जाता है आपका अनुसूचित जनजाति आयोग। ये दोनों आप एक साथ याद करेंगे 338 और 339 को। और उसके बाद ये आपका 340 ये आयोग से संबंधित है। 338, 339, 340 यानी 338 आपका अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, या पिछड़ा वर्ग आयोग। 3 आयोग हैं ये तीनों आयोग आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे 338, 339, 340। और उसके बाद 340 के बाद आपका 3 नंबर गैप करके यानी 2 नंबर गैप करके आता है 343 हमारी राजभाषा। क्या राजभाषा आती है? राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। तो 343 के तहत राजभाषा हिंदी और देवनागरी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 343 में। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि यह आपको याद हो गया होगा। लेकिन जो मोस्ट होता है आपका हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है आपातकाल से। क्या पूछा जाता है? आपातकाल। जैसा कि जानते हैं हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक है राष्ट्रीय आपात। क्या है? राष्ट्रीय आपात। यह 352 के तहत लगाया जाता है 352। फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दें क्या आ जाएगा? 356 राष्ट्रपति शासन। फिर 4 जोड़ दिए 360 वित्तीय आपात। यानी 352, 356 और 360 ये 3 आपातकाल आप हमेशा याद रखेंगे। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत क्या? वित्तीय आपात। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। जब वाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। एक बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध, एक भारत और चीन का युद्ध हुआ तब लगा, और एक बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब लगा, और एक बार प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी तो आंतरिक अशांति के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद आपको बता दें हैं कि हम जो वित्तीय आपात है यह आज तक हमारे देश में नहीं लगा है, कभी हमारे यहाँ वित्तीय आपात नहीं आया है। उसके बाद आज का ये लास्ट होगा, लास्ट नहीं, अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको यह 368 जो है यह पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। किस संशोधन के तहत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की जाती है? तो दोस्तों 368 के तहत 368 आपको याद रखना है। ठीक, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दोस्तों उसके बाद यह है कि आपका अनुच्छेद 370 है जो इसको अभी डिलीट कर दिया गया, 370 हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से पहले ये था लेकिन अब ये नहीं है। तो 368, 370, 70 ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा यह वीडियो? यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही
वीडियो लाते रहते हैं आपके परीक्षा की दृष्टिगत करते हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।